हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। और अगर हम जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जरूर सॉल्व किया होगा। और अगर आपने उन पेपर को एनालाइज किया है, सॉल्व किया है, तो एक ऐसा टॉपिक आपको जरूर मिला होगा जिससे एग्जाम में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आए एब्रीविएशंस के ऊपर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया और वो सारे एब्रीविएशंस कलेक्ट किए, कंपाइल किए जो एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीट भी हुए हैं। तो अगर आप जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे एब्रीविएशंस को कवर किया है। उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप जेबीआर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है तो एब्रीविएशंस के क्वेश्चंस को आपने जरूर देखा होगा। हर एग्जाम में हर साल एक या फिर 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, 3 या 4 भी नंबर हो सकते हैं, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया 2 क्वेश्चंस मैंने मिनिमम हर एग्जाम में नोट किया। तो आज हम उन सभी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस को स्टडी करने वाले हैं जो जेबीआर पेपर 2 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं एब्रीविएशंस। तो हमारा फर्स्ट एब्रीविएशन है कैड। अब कैड की अगर हम बात करें तो कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब कैड बेसिकली क्या है? तो कैड एक टेक्नोलॉजी है जहां हम पहले पेपर और पेन से मैप बनाते थे, वहीं अब हम कैड को यूज करके मैप्स बनाते हैं। बेसिकली हमें डिजिटल मैप्स बनाने में हेल्प करता है। वही पहले जो प्रोसेस था बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, अब हम बहुत ही फास्ट बनाते हैं। अब कैड के अगर मैं किसी एक सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ऑटो कैड एक बहुत ही फेमस कैड सॉफ्टवेयर है जिससे आप मैप्स बना सकते हैं। ऑटो कैड में आप 2D भी बना सकते हो, इसके अलावा आप 3D भी बना सकते हो। क्लियर? बिम। बिम स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अब बिम भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है जिसमें आप डिजिटल मैप्स बना सकते हो, मॉडल्स बना सकते हो। तो फिर बिम और ऑटोकैड में फर्क क्या है? तो फिर ऑटोकैड और बिम में फर्क क्या है? तो ऑटोकैड और बिम बेसिकली दोनों ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में। ऑटोकैड की अगर हम बात करें तो ऑटोकैड में अगर आप एक 2D ड्राइंग बनाओगे, आप एक मैप बनाओगे, तो पहले आप 2D ड्राइंग कंप्लीट करोगे, देन आप 3D मॉडल मेकिंग करने स्टार्ट करते हो। बट बिम के केस में ये बिल्कुल अलग है। बिम में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, जैसे मान लो आप रेविट यूज कर रहे हो, तो जब रेविट यूज करते हो तो जब आप प्लान बनाओगे, बेसिकली जब 2D क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो 3D ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहता है। तो जहां पर ऑटोकैड में आपको पहले 2D बनाना कंपलसरी है, देन आप 3D बनाओगे। लेकिन बिम के केस में आप 2D और 3D साइमल्टेनियसली एक साथ ही बनाते हो। अगर हम बिम के एक सॉफ्टवेयर की बात करें जो बहुत फेमस है, दैट इज रैबिट। तो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में आपको लोगो आ जाए कि मान लीजिए किस सॉफ्टवेयर का ये लोगो है, वो आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दिस इज लोगो ऑफ रैबिट। तो लोगो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जीआईएस। जीआईएस स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम जीआईएस की बात करें तो जीआईएस को जनरली टाउन प्लानर्स, अर्बन प्लानर्स यूज करते हैं। इसमें बेसिकली आप सिटी को प्लान करना सीखते हो कि किस तरीके से हम एक सिटी को प्लान करेंगे, रोड्स कैसे आपको दिखाई देगी, रोड कहाँ से कहाँ तक जाएगी। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करो, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सब आप प्लान करते हो जीआईएस में। सो जीआईएस स्टैंड फॉर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑटोकैड का काम क्या है? ऑटोकैड, रैबिट, इनका काम है जब आप की बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो या एक मॉल बना रहे हो, मतलब एक छोटे लेवल पर। लेकिन जब आप सिटीज या एक टाउन डिजाइन करो तब आप यूज करोगे जीआईएस। अब जीआईएस के 2 फेमस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? एक है आपका क्यूजीआईएस और दूसरा है आपका आर्क जीआईएस। एनबीसीसी। एनबीसीसी स्टैंड फॉर नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। अब एनबीसीसी का लोगो की अगर हम बात करें तो ये ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है, लाइट ब्लू कलर यूज किया गया है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी हाउस को या किसी बिल्डिंग के बारे में ये इमेज डिपिक्ट करती है, राइट? अब अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये आपका एक पीएसयू है। क्लियर? अब ये कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं? एनबीसीसी का काम क्या है कि बिल्डिंग्स को बनाना। कौन-कौन सी बिल्डिंग हो सकती है? गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल हो सकता है या फिर कोई एजुकेशनल बिल्डिंग हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट बेसिकली एनबीसीसी करता है। हुडको। हुडको के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा, जब आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करोगे तब आपको हुडको के बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। तो हुडको बेसिकली
क्या है? हुडको आपका एक कॉर्पोरेशन है, राइट? अब हुडको का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अब हुडको का काम क्या है? कि हुडको का काम घर बनाना नहीं है, ये कोई आपको बिल्डिंग बना के नहीं देगा, बल्कि ये आपको फाइनेंस में हेल्प करता है। क्लियर? तो अगर फाइनेंस की आपको ज़रूरत है, कोई हाउसिंग है, तो उनमें ये हेल्प करता है। जैसे अगर कोई लो कॉस्ट हाउसिंग बनानी है, तो उसको फाइनेंस में हेल्प करेगा आपका हुडको। तो हुडको का लोगो भी आप याद कर सकते हो, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। आईआईए, आईआईए स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स। अब ये आईआईए क्या है? क्या ये गवर्नमेंट बॉडी? नहीं, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक एसोसिएशन है। बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने मिलकर बेसिकली एक ग्रुप बनाया है, यानी कि एक एसोसिएशन बनाई है, जिसको हम कहते हैं आईआईए। अब आईआईए का काम क्या होता है? आईआईए का काम होता है कि बेसिकली गाइडलाइंस बनाना। कोई भी आर्किटेक्ट कोई रिश्वत ना ले, कोई भी मिसकंडक्ट ना करे, यानी कि एक फेयर प्रैक्टिस वो करे और स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को फॉलो करे। सीओए, सीओए स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम क्या है? अगर किसी भी कॉलेज में मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, करिकुलम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके अप्रूवल को रद्द कर सकता है या फिर किसी को अप्रूवल दे सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट ने अपना बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो उसको रजिस्ट्रेशन देना और उसका लाइसेंस उसको प्रोवाइड कराना। बेसिकली ये अपने रजिस्टर में उनको रजिस्टर करते हैं और उनको एक सीओए नंबर प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद आप एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बन जाते हो। एनबीसी स्टैंड्स फॉर नेशनल बिल्डिंग कोड। अब ये बेसिकली होता क्या है एनबीसी? तो एनबीसी में बेसिकली गाइडलाइंस होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यू है, आपकी जो बिल्डिंग है आपको जानना है कि क्या वो फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को फॉलो करती है, या आप एक हॉस्पिटल बना रहे हो या आप एक मॉल बना रहे हो, तो उसमें आपको डाउट रहता होगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स, ये सारे स्पेसिफिकेशन, ये सब आपको देखने को मिलता है एनबीसी में। एनबीसी के दो बुक्स, यानी कि दो रूल बुक, दो मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1, राइट? तो आप इनको इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हो, और इनको बनाता है बीआईएस, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो जितने भी आर्किटेक्ट्स होते हैं वो एनबीसी को फॉलो करते हैं, और एनबीसी से इंस्पिरेशन लेकर जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं। एचवीएसी, एचवीएसी स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। एचवीएसी के लिए एक सिस्टम होता है, अगर गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बिल्डिंग में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करना, बिल्डिंग के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ताकि उसके ऑक्यूपेंट को ठंडक महसूस हो, कूल फील हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बिल्डिंग को गर्म रखने का काम करता है आपका एचवीएसी। और इसके साथ ही बिल्डिंग में वेंटिलेशन प्रोवाइड करना भी एचवीएसी सिस्टम का ही पार्ट है। डीपीसी, डीपीसी स्टैंड फॉर डैम प्रूफ हाउस। अब ये डीपीसी होता क्या है? डीपीसी बेसिकली एक लेयर होती है। तो अगर आप कोई भी बिल्डिंग देखोगे, तो उसमें ग्राउंड लेवल से 2 फीट या 3 फीट की हाइट पर आपको एक लेयर देखने को मिलती है। अगर आप इस पिक्चर में देखो, तो आपको यहाँ पर एक लेयर देखने को मिलती है। अब इस लेयर का काम क्या होता है कि ग्राउंड से जो मॉइस्चर आता है, जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो मॉइस्चर आता है, उसको कंट्रोल करना, ताकि वो मॉइस्चर ऊपर ना जा पाए और हमारी बिल्डिंग डैम्प से बचे। अगर बिल्डिंग में डैम्प आएगी तो क्या होगा? नमी आ जाएगी, सीलन आएगी, और उसके साथ क्या होगा कि मक्खी, मच्छर ये सब ज़्यादा पैदा होंगे, मोल्ड एंड मिल्ड्यू की ग्रोथ हो जाएगी, फंगस लग जाएगा, प्लास्टर हमारा खराब हो सकता है। तो इसी मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए हम अप्लाई करते हैं डीपीसी। अब ये जो डीपीसी आपको दिख रही है, ये आपका है सीमेंट कंक्रीट का मटेरियल। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बिटुमेन आप यूज़ कर सकते हो, पॉलीथीन की शीट भी आप यूज़ कर सकते हो। एफएआर, एफएआर स्टैंड्स फॉर फ्लोर एरिया रेशियो। अब ये एफएआर होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी कोई प्लॉट खरीदते हो, तो उसमें आप कितना बिल्ड कर सकते हो, कितना बिल्डेबल फ्लोर एरिया आपको मिलेगा, तो उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है आपका एफएआर। तो एफएआर आपका कैसे हो सकता है? एक नंबर आपको दिया जाता है बेसिकली, जैसे 2.5 आपका एफएआर है या 1 है, ये लोकेलिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप रहते हो, आपका एरिया कौन-सा है और किस टाइप की आप बिल्डिंग बना रहे हो। तो हर बिल्डिंग का एक अलग-अलग एफएआर होता है। एफएसआई, एफएसआई स्टैंड्स फॉर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। एफएसआई और एफएआर में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है, वर्ड्स का डिफरेंस है। अगर हम दोनों को देखें, तो एंड में दोनों की वैल्यू सेम ही आती है, इसलिए दोनों में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है जो बहुत बड़ा डिफरेंस हो या टेक्निकल डिफरेंस हो, या जिससे कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाती हो, सिर्फ इसके वर्ड्स में डिफरेंट है। सो एफएसआई स्टैंड्स फॉर फ्लोर स्पेस इंडेक्स, राइट? अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स आपका 3 एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी लोकेशन कहाँ पर है, आपके प्लॉट का साइज क्या है, और आपकी जो प्लॉट के सामने जो रोड है
उसकी विड्थ कितनी है, राइट? तो एफएसआई स्टैंड फॉर फ्लोर स्पेस इंडेक्स। पीएमएवाई, पीएमआई के बारे में आप सबने ऑलरेडी सुना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। पीएमएवाई 1.0 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, अभी जो चल रहा है पीएमएवाई 2.0 है। अब इसमें केवल ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन पुअर को ही घर प्रोवाइड करना है या रूरल पुअर को, इसमें दोनों को ही, चाहे वो अर्बन पुअर हो चाहे फिर वो रूरल पुअर हो, उन दोनों को ही घर प्रोवाइड करना है। इसीलिए इसकी जो टैगलाइन है दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल, कि सबका घर होना चाहिए। सीपीएम, सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। अब ये क्या होता है? सीपीएम बेसिकली एक टेक्निक होती है, इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर आप एक होटल बना रहे हो या आप एक मॉल बना रहे हो, तो उसको बनने में, उसकी सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। जिस तरीके से आप फिलहाल कैलकुलेट कर रहे हो कि एग्जाम के लिए कितने दिन बाकी हैं, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, उसी तरीके से आप सारी एक्टिविटीज को कंसिडर करते हुए पूरा टोटल टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना टाइम आपको लगने वाला है किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। सो सीपीएम स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT बेसिकली क्या है? ये भी सीपीएम की तरह ही एक टेक्निक है। इसके थ्रू भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है। जितने भी इवेंट्स होते हैं और कौन सा इवेंट किस पे डिपेंड करता है, किस इवेंट को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, इस तरीके से आप लास्ट में उनका सम कैलकुलेट करते हो और आपको पता चल जाता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को फाइनल होने में कितना टाइम लगने वाला है। यूनेस्को, यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद कर लेना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? फिलहाल आप फुल फॉर्म को याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिकली डायरेक्ट ही आ रहे हैं, तो बस आपको फुल फॉर्म्स याद करने हैं और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देख रहा हूँ उससे आपको मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी, राइट? तो ज्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली बस आपको उसका लोगो एक बार देख लेना है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और फुल फॉर्म्स आपको अच्छे से याद कर लेना है और बार बार आपको रिवाइज भी करना है। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी एब्रिविएशंस मैं आपको बता रहा हूँ केवल वही है, इनके अलावा बहुत सारे भी एब्रिविएशंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको अपने लाइव क्लासेस में कवर करते हैं, क्योंकि एक ही एपिसोड में उन सारे एब्रिविएशंस को कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम डिटेल में नहीं पढ़ोगे और सारे एब्रिविएशंस को कवर नहीं करोगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए टॉपर बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टॉपर बनने के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना होता। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, और जितने आपके मार्क्स होंगे उतनी आपकी रैंक और परसेंटाइल आपका बढ़ता जाता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपनी लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप अपने लिए एक डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से स्क्रीन पर नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि SSAC यानी कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में पढ़ने वाला हर 3 में से 1 बच्चा टॉपर होता है। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स के बारे में जानना चाहते हो जिन्होंने स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी के लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया और JBR के एग्जाम में टॉप किया, तो उन टॉपर्स को आप हमारी वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे आराधना, मनन जिंदाल एंड सर्वेश और मिला। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो SSCC में आए, जिन्होंने लाइव क्लासेस ज्वाइन किया और बहुत डिटेल में उन्होंने हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को कवर किया एंड दे बिकेम द टॉपर। और उनमें से आज बहुत सारे स्टूडेंट SP दिल्ली में हैं और बहुत सारे SP भोपाल में हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग आज भी हमें कॉल करते हैं। थैंक यू सो मच SSAC स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, कि अगर शायद आप ना होते तो हम आज SP दिल्ली या SP भोपाल में ना होते। तो चलिए नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो अब हम आते हैं यूनेस्को पर। तो यूनेस्को का काम क्या है? यूनेस्को का काम है हेरिटेज कंजर्वेशन, कि जितने भी हमारे हेरिटेज है, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो रेड फोर्ट हो, एतमाद हो, इन सारे हेरिटेज को कंजर्व करने का काम करता है हमारा यूनेस्को। इंटैक, इंटैक स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अब इंटेक का काम क्या है? इंटेक का भी सेम काम है, बेसिकली हेरिटेज को कंजर्व करना, जितने भी हमारे हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। आइकोमॉस, आइकोमॉस स्टैंड फॉर इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट। अब आइकोमॉस का काम क्या है? आइकोमॉस का काम भी बेसिकली हेरिटेज कंजर्वेशन होता है। ताजमहल, रेड फोर्ट, जितने भी हमारे हेरिटेज साइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम, उनको कंजर्व करने का काम होता है आपका
आईकोमोस का। बस फ़र्क क्या है कि आईकोमोस क्या है, आपका एक इंटरनेशनल बॉडी है। एएसआई, एएसआई स्टैंड फॉर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इस सिटी में एक्सकवेशन चल रहा है, मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, वहाँ पर एक्सकवेशन हो रहा है। तो जब एक्सकवेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिन पर रिसर्च की जाती है, राइट? और कुछ ना कुछ सामने नया हमें देखने को मिलता है। हम अपने एंशिएंट टाइम्स के बारे में, टेक्निक के बारे में बहुत कुछ नया सीखते हैं, उस कल्चर के बारे में हमें सीखने को मिलता है। तो ये सब काम करता है आपका एएसआई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जितना भी रिसर्च होनी होती है ओल्ड बिल्डिंग्स को लेकर, या कोई एक्सकेवेशन का काम करना होता है, या हमें बिल्डिंग्स को रिस्टोर करना होता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, ताजमहल है, हमें उसको रिस्टोर करना है या हमें उसको मेंटेन करना है, उसमें कुछ रिपेयरिंग होनी, तो उसका काम करता है आपका एएसआई, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बी, बी स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बेसिकली गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करते हैं कि एनर्जी को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। आईपीसीसी, आईपीसीसी स्टैंड्स फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप फुल फॉर्म देखते हो, फुल फॉर्म याद रख लेते हो, आईपीसीसी इट मींस इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इनका काम है क्लाइमेट चेंज पर काम करना, कि किस तरीके से हम अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम यूएचआई को रिड्यूस कर सकते हैं। एनजेडईबी, नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग, यानी कि कोई आपका ऐसा बिल्डिंग है जिसमें एनर्जी कंजप्शन बेसिकली जीरो हो गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है वो सोलर पैनल्स यूज कर रही है या फिर वो विंड एनर्जी को यूज कर रही है और अपने एनर्जी कंजप्शन को कम कर रही है, सो दैट इज अ एनजेडईबी, यानी कि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग। लीड, लीड स्टैंड्स फॉर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। अब लीड क्या है? लीड बेसिकली आपका क्या है, एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, यानी कि बिल्डिंग्स को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे ये क्या करता है, जज करता है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, जैसे सस्टेनेबल साइट्स, वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी, मटेरियल्स, एनवायरमेंटल क्वालिटी, बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनके बेसिस पर ये इनको जज करता है। और फाइनली इन एस्पेक्ट्स के बेसिस पर इनको पॉइंट्स देता है और उन पॉइंट्स के आधार पर डिसाइड होता है। और फाइनली उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर पता हमें चलता है कि किस बिल्डिंग को गोल्ड रेटिंग दी गई है, किसको प्लैटिनम रेटिंग दी गई है और किसको सिल्वर रेटिंग दी गई है। तो बिल्डिंग्स को रेट करने का काम है लीड का। इन शॉर्ट आपको ये पता चलता है कि वो बिल्डिंग कितनी सस्टेनेबल है। ईसीबीसी, ईसीबीसी स्टैंड्स फॉर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। अब ये बेसिकली है क्या, तो ये आपका होता है कोड। कोड का मतलब क्या है कि इसमें गाइडलाइंस होंगी। किसके बारे में गाइडलाइंस? गाइडलाइंस बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर होंगी, कि किस तरीके से आप एनर्जी को बचा सकते हो, राइट? ये एचवीएसी सिस्टम्स के रिगार्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग एनवेलप पर हो सकती है, लाइटिंग इन पावर से रिलेटेड हो सकती है। बट मेन काम क्या है कि एनर्जी को कंजर्व करने का काम। तो ये गाइडलाइंस आपको मिलती है ईसीबीसी में, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड में। एसडीजी स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारे पास टोटल 17 गोल्स हैं और इन 17 गोल को किसने सेट किया है, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ने इनको सेट किया है। और ये एक किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है। अब बहुत सारे गोल्स हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो 17 गोल्स हैं जो 2030 तक हमें अचीव करने हैं। सो एसडीजी स्टैंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गृहा, गृहा स्टैंड फॉर ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसमें हम बिल्डिंग्स को बेसिकली 1 से लेकर 5 तक स्टार रेटिंग देते हैं। अगर आपने कोई भी फ्रिज खरीदा हो, वॉशिंग मशीन खरीदा हो, तो आपने देखा होगा कि उनमें भी रेटिंग्स होते हैं। उसी तरीके से गृहा बेसिकली क्या करता है, बिल्डिंग्स को रेट करता है। उसके क्राइटेरिया क्या है, जैसे वाटर एनर्जी कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स है, इनोवेशन है कोई, या बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है उसका जो क्वालिटी है। तो इन बेसिस पर बिल्डिंग को जज किया जाता है और फिर बिल्डिंग को एक रेटिंग दी जाती है। सो दिस इज कॉल्ड ग्रेहा, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। यूएचआई स्टैंड्स फॉर अर्बन हीट आइलैंड। अब अर्बन हीट आइलैंड बेसिकली क्या होता है, ये एक फिनोमिनन है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप देखोगे कि अगर हम सेंटर की बात करें, कोई भी सिटी है तो उसका जो सेंटर होता है जिसको हम लोग सीबीडी कहते हैं, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अब
उसमें रोड्स बने होते हैं जिनको बनाने में कंक्रीट यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनको भी बनाने में कंक्रीट यूज़ किया जाता है और रोड्स को बनाने में असफ़ाल्ट भी यूज़ किया जाता है। तो जब असफ़ाल्ट और कंक्रीट इस तरह के मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हीट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, जिससे उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ता है और इसी वजह से आप देखोगे तो ये जो आपका सिटी सेंटर है, यहाँ पे हमें अर्बन हीट आइलैंड का इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई फिनोमेनन है, वो हमें सीबीडी में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम इसकी सराउंडिंग्स की बात करें, रूरल एरियाज़ के बारे में बात करें, तो वहाँ पर पेड़ होते हैं, उतने ज़्यादा रोड्स नहीं होते, ग्रीनरी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, असफ़ाल्ट का कम इस्तेमाल होता है, इसी वजह से वहाँ पर ये फिनोमेनन कम देखने को हमें मिलता है। हाउसिंग क्लासिफिकेशन आपने एचआईजी, ईडब्ल्यूएस, एमआईजी काफ़ी बार सुना होगा, बट बेसिकली है क्या? ये सब हाउसिंग क्लासिफिकेशंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा ग्रुप है यानी कि ऐसे लोग हैं जो जिनकी इनकम मिडल है, ना तो बहुत हाई है, ना बहुत लो है, तो हम उनको कैटेगराइज़ करते हैं एमआईजी यानी कि मिडल इनकम ग्रुप। उसी तरीके से एलआईजी यानी कि लो इनकम ग्रुप और एक और है आपका ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इसके अलावा 2 और होते हैं, जैसे आपका बीपीएल है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, राइट? एंड एचआईजी हाई इनकम ग्रुप। तो इनकम के बेसिस पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगराइज़ कर रहे हैं। तो एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी, ईडब्ल्यूएस ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखना है। आईएसओ, आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आईएसओ है क्या? ये क्या आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आईएसओ का काम क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना, कुछ गाइडलाइंस बनाना। वो किसके रिलेटेड हो सकती है? वो क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, सेफ्टी से रिलेटेड हो सकती है, एफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकती है। एसपीसीबी, एसपीसीबी स्टैंड्स फॉर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो एसपीसीबी बेसिकली है क्या? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेसिकली एक ऐसी बॉडी है जो रूल्स बनाती है, गाइडलाइंस बनाती है कि कौन-कौन सी फैक्ट्रीज़ होंगी जो उस एरिया में, उस स्टेट में अलाउ की जाएँगी या किस-किस सिटी के अंदर अलाउ की जाएँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेठे को ले लीजिए। आगरा में पेठा का बिज़नेस किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी पेठा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं और बहुत सारी छोटी-छोटी दुकानें भी हैं। तो आगरा में आज से करीब 30-40 साल पहले जब पेठा बनता था, तब वहाँ पर पेठा बनाने के लिए लोग कोल यूज़ करते थे, कोयले को जलाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो कोयला बैन है, वहाँ पर कोयला जलाना बिल्कुल भी लीगल नहीं है। तो इस तरह के तमाम ऐसे रूल्स होते हैं जिनको एसपीसीबी यानी कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाती है। अब कोयला इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि ज़्यादा पेठा बनाने के चक्कर में आगरा के लोग ज़्यादा कोयला जलाने लगे, गैस का इस्तेमाल कम करने लगे। गैस महँगी आती है, कोयला सस्ता आता था और जिससे क्या हुआ पॉल्यूशन बढ़ने लगा और आपने देखा होगा उस पॉल्यूशन की वजह से ये जो आगरा का ताजमहल है, वो पीला पड़ गया। तो इसी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एसपीसीबी की गाइडलाइंस को फॉलो करवाया जाता है कि अगर कोई इनको वायलेट करेगा, तो उसको पेनल्टी देनी होगी। सीपीसीबी, सीपीसीबी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये बेसिकली क्या है आपका ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसका भी काम पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। एसबीएम, एसबीएम स्टैंड्स फॉर स्वच्छ भारत मिशन। एसबीएम एक मिशन है जिसके तहत इंडिया की हर गली को, हर कॉर्नर को क्लीन करने की कोशिश की गई। लोगों को ये पैगाम दिया गया कि आप जहाँ भी रहें क्लीन करिए, क्लीन इंडिया तो ग्रीन इंडिया और इसी मोटो के साथ है आपका एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन। अमृत, अमृत स्टैंड्स फॉर अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अमृत बेसिकली है क्या? तो अमृत की अगर हम बात करें ये एक इनिशिएटिव है और इसका जो पर्पस है वो है कि 500 इंडियन सिटीज में हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कुछ सिस्टम्स प्रोवाइड करें। जैसे वहाँ पे सीवेज सिस्टम हो, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हो, वहाँ पर ग्रीन स्पेस हो, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो और वहाँ पे वाटर की प्रॉपर सप्लाई हो। अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करें तो हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जनरली वो एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म्स को लेकर ही आए हैं। जैसे उन्होंने कैड वर्ड दिया और उसकी फुल फॉर्म पूछ ली दैट व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, सो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर एफएआर का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया, एफएसआई का फुल फॉर्म उन्होंने पूछ लिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। इसके साथ ही ऐसा भी पॉसिबल है कि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछा जाए बल्कि उससे रिलेटेड या किसी अदर फॉर्म में पूछा जाए, लेकिन टॉपिक वो यही हो सकता है।
और इसी वजह से हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूट्यूब पर सारे टर्म्स को, सारे वर्ड्स को डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आप उसके लिए हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाते हैं, और अगर आप जानना चाहते हो कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लास बुक करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in, और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना है, और जैसे आप होम टैब पर क्लिक करोगे, आपको येलो कलर का एक टैब देखने को मिलता है, बुक अ फ्री डेमो क्लास। और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है, और जैसे ही आप इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करते हो और सबमिट करते हो, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। एनआरसीपी स्टैंड्स फॉर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। इस प्लान के थ्रू हम जितने भी रिवर्स हैं उनको हम कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो आपको बस एग्जाम के लिए फुल फॉर्म याद करना है। एल अब ये एल क्या है, तो एल स्टैंड्स फॉर लाइव लोड। अब ये लाइव लोड क्या होता है, तो देखो, अगर कोई भी बिल्डिंग है, अगर उसके अंदर कोई भी फर्नीचर है या कोई भी ऑक्यूपेंट है, तो उनका जो लोड है उसको हम कहते हैं लाइव लोड। जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखो, तो इसमें जो एक फ्लावर पॉट है, एक चेयर है, एक टेबल लैंप है, या फिर एक सोफा है, और ये जो ऑक्यूपेंट्स है, इन सबका जो टोटल लोड होगा उसको हम कहते हैं लाइव लोड, राइट। लाइव लोड बेसिकली मूव कर सकता है, ये टेम्पररी लोड होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में एक कार है, तो उसका वजन मान लीजिए आप 1 टन है या 100 केजी है, जो भी है एक्स वाई जेड, अगर आप उसे बेच देते हो, तो वो क्या है आपका लाइव लोड, जो कि अब नहीं रहा। डीएल, अब ये डीएल क्या होता है, तो डीएल स्टैंड्स फॉर डेड लोड। अब डेड लोड का मतलब क्या है, कि क्या कोई डेड हो गया, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डेड लोड बेसिकली बिल्डिंग का वो लोड होता है जो परमानेंट होता है। अगर आप इस पिक्चर में देखो, तो इसकी जो रूफ है, जो टेरेस है, इसका जो लोड है, इसकी जो स्लैब का जो लोड है, राइट। अगर आपने कुछ स्लैब डाली है, या आपकी जो वॉल्स है, जो आपके कॉलम्स है, जो आपका बीम है, तो जो बिल्डिंग का परमानेंट लोड है, जो जहां है वहीं रहेगा, कहीं जा नहीं सकता, राइट। लाइव लोड के केस में हमने क्या देखा, कि अगर हमारी कार आज हमारे घर में खड़ी है, तो कल हम उसे बेच देंगे, तो वो क्या है, लाइव लोड। लेकिन क्या हम बिल्डिंग्स की वॉल्स को बेच सकते हैं? क्या वो दिन में कहीं शॉपिंग करने जा सकते हैं? नहीं जा सकती है वो शॉपिंग करने, राइट। तो ये क्या आपका डेड लोड। तो आपका कॉलम्स, बीम, स्लैब, वॉल्स, पार्टीशंस, ये सब आपका क्या हुआ, ये आपका डेड लोड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप सबको आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट हुए शॉर्ट एब्रीविएशंस के बारे में स्टडी किया। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में केवल यही एब्रीविएशंस दोबारा से आएंगे, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन इनको तो हमने कवर कर लिया, लेकिन इनके साथ साथ और भी बहुत सारे एब्रीविएशंस हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम में आ भी सकते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब पर कवर कर पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। उन सभी एब्रीविएशंस को हम अपनी लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। तो अगर आप इनको डिटेल में कवर करना चाहते हो, एग्जाम के लिए सीरियस हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी। एसएसएसी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से नाटा इन जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। और क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 पीएम टू 10 पीएम है, इसका मतलब है कि आप बिना अपने एकेडमिक को डिस्टर्ब किए हुए इस तैयारी को कर सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमारी फैकल्टीज कैसी हैं, वो क्या मेथोडोलॉजी यूज करती है, और वो किस तरह से पढ़ाती हैं, और कितना डिटेल में पढ़ाती हैं, और वो किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझाती है, तो उसके लिए आप बुक कर सकते हो डेमो क्लास। और क्योंकि हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, तो फिर देर किस बात की। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और बुक कर सकते हो अपने लिए फ्री डेमो क्लास। डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट। वेबसाइट के थ्रू डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in, और जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना होगा, और जब आप होम टैब पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने एक टैब आएगा, बुक अ फ्री डेमो क्लास। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है, और आपको उसमें अपने डिटेल्स को फिल करना होता है, और जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाते हो, बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।